चलो जो इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आपसे कोई कहता है कि एक्सप्रेशन कैलकुलेट कीजिएगा उस वेलोसिटी का जिस वेलोसिटी से बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है हाइड्रोजन न्यूक्लियस के चारों ओर, तो आपको सिर्फ कुछ चीजें नोट रखनी है अपने माइंड में। क्या? न्यूक्लियस हाइड्रोजन का है तो उसके ऊपर प्लस p चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है माइनस e, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है e के। इलेक्ट्रॉन का मास मैंने स्मॉल m मान लिया और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने v मान ली और उसे मान लिया कि न्यूक्लियस से r दूरी पर है। अब जरा कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच या इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के प्रोटॉन के बीच दो तरह के फोर्सेस होंगे। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाएगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? मैंने उसे Fc मान लिया mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा उस बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है जो रिवॉल्व करती है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती वो बॉडी है जो सेंटर पर रखी होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जैसे कि प्लैनेट्स के मास पर सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स प्लैनेट्स के ऊपर सन लगाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? वेरी गुड। इसके बाद जरा समझिएगा, दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसके बराबर है? 1/4πε0 को मैं k लिख दूंगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूक्लियस अपॉन r²। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट एंड इट बी इक्वेशन सेकंड। यू हैव टू पुट इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकंड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, mv²/r दैट इज इक्वल टू ke²/r², और मैंने एक r से एक r को कैंसिल कर दिया और मेरे पास ये वैल्यू बची। अब मैं यहां से मुझे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, तो मैं एक ये फॉर्मूला यूज करूंगा अकॉर्डिंग टू द बोहर्स पोस्टुलेट। mvr किसके बराबर होता है? nh/2π के। तो मैं इस इक्वेशन में r की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा और nh/2π mv ये इक्वेशन में थर्ड मान लेता हूं और ये इक्वेशन में फोर्थ मान लेता हूं। तो पुटिंग फोर्थ इक्वेशन इन 3, तो आप उस इक्वेशन को जब इस पे रखेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू होगी? mv² दैट इज इक्वल टू k e² nh/2π mv। ये ऊपर चला जाएगा, आपको पता है डिनोमिनेटर। तो mv² किसके बराबर होगा? k e²/2π mv अपॉन nh। एक m से एक m कैंसिल हो गया, एक वेलोसिटी फैक्टर से एक वेलोसिटी फैक्टर कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 2π k e² अपॉन nh। और आप अगर गौर फरमाएं तो जरा ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट के आई है। अगर मैं इसे कंपेयर करूं केपलर्स थर्ड लॉ से, केपलर के थर्ड लॉ के मुताबिक भी यही था कि प्लैनेट सन के सेंटर से जितनी दूरी पर होगा, जितनी बड़ी संख्या पर होगा, उसकी वेलोसिटी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी दूर जाने पर उतनी ही कम होगी। प्लैनेट्स जब सन के नजदीक होते हैं तो आप मान लीजिएगा नंबर ऑफ शेल की संख्या घटती है तो वेलोसिटी बढ़ती है, और इस वेलोसिटी के बढ़ने का मेन कारण क्या है? दरअसल जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा, किसी नजदीक के शेल में होगा, तब n की संख्या घटेगी और v की वैल्यू बढ़ेगी। इसके बढ़ने का मेन कारण यह है कि नजदीक आने पर r का फैक्टर रिड्यूस होगा और उस पार्टिकल के ऊपर, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स की तादाद बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? नोट डाउन। अब देखिए जरा आप टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। सबसे पहले समझिएगा, बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर बोहर्स ने ये कहा था इलेक्ट्रॉन अगर अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा तब कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। सबसे पहले आपको दो चीजें समझनी है, वही यहां फंडा है जो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था। क्या? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो
प्रोटॉन जो सेंटर पर रखा हुआ है, जहां न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, जहां वो एक प्रोटॉन रखा हुआ है, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा mv² अपॉन r इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मान लीजिए ये यहाँ न्यूक्लियस है, बल्कि न्यूक्लियस कुछ नहीं, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है। अब ये रेडियस r है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज e और उसका मास m और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी v, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज प्लस e, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, इसके बाद समझिएगा दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fe that is equal to K E² अपॉन R²। यहां से आप दोनों की वैल्यू को बराबर रखेंगे, और सबसे पहले आपको याद रखना है, आपको निकालना क्या है, टोटल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी, देन वी विल ऐड देम। ऐड करने के बाद हम उसमें R की वैल्यू प्लेस कर देंगे, क्योंकि R की वैल्यू जो हमने कल कैलकुलेट की थी वो सभी कांस्टेंट की टर्म में थे। कांसेप्ट क्लियर? 100%। आप कहेंगे सर V की वैल्यू क्यों नहीं रखी हमने? क्योंकि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की दूर जाते हुए, दूर जब वो होगा न्यूक्लियस से कम हो जाती है, और नजदीक जब होता है तो बढ़ जाती है। लेकिन R रेडियस अगर वो स्टेबल ऑर्बिट है, तब R कांस्टेंट ही रहेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि पहले वेलोसिटी बदलेगी तब R बदलेगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब जरा समझिए, R से R आपने कैंसिल किया, और यहां से आप mv² को रख देंगे ke² अपॉन R के बराबर। अब मैं हाफ से इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा और हाफ से इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, और करने के बाद मेरे पास ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। ये मैंने काइनेटिक एनर्जी रखी। कोई दिक्कत? पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, वो थी माइनस के E² अपॉन R। अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है, अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है तो आप Z की वैल्यू रख सकते हैं इसमें, Z। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सागर, विक्रांत, चलिए लेट इट बी इक्वेशन सेकंड, और टोटल एनर्जी के लिए आप सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिएगा। ये यहां प्लस हाफ है और यहां -1, तो ये आपके पास एनर्जी आई -1/2 ke² अपॉन R। लेट इट बी इक्वेशन थर्ड। पहले यहां तक लिखिएगा, फिर इसमें हम R की वैल्यू प्लेस करेंगे। अच्छा बेटे, अब देख जरा ध्यान से। नाउ वी हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ R इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में आप कांस्टेंट के टर्म में R की वैल्यू को पुट कर दोगे। जब मैं इसे इक्वेशन थर्ड में रखूंगा, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, नोट्स इसी तरीके से बनाएंगे आप। थर्ड इक्वेशन में जब मैं इसे रखूंगा तो एनर्जी की वैल्यू आएगी -1/2 ke² अपॉन n² h² अपॉन 4π² mke²। अब ये टर्म ऊपर जाएगी तो e की वैल्यू बन जाएगी -1/2 4π² mk² e⁴ अपॉन n² h²। मैं 4 से अगर 2 को कैंसिल करूं तो ये टर्म बचती है जी आपके पास। ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं है तो आप इसमें Z से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये केवल हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद 1 के बराबर होती है, इसीलिए मैंने Z की वैल्यू को नहीं लिखा। अगर आप E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रखते हैं, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर रखते हैं, अगर आप M की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg के बराबर रखते हैं, और आप H की वैल्यू 6.63 10⁻34 जूल पर हर्ट्ज रखते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 रखते हैं, और हाइड्रोजन नहीं किसी दूसरे एटम के लिए भी
एप्लीकेबल इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, तब आपको जेड से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इन सब की जब आप वैल्यू प्लेस कर दोगे तो आपके पास 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब आप क्या कहेंगे फॉर हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी वो बाइंडिंग एनर्जी जिससे न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है वो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। इसका डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, आईएससी बोर्ड के लिए भी। इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल 101% आपके एग्जाम में मिलेगा। आपको एमसीक्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, जल्दी नोट कीजिएगा इसे। अब आप इस फॉर्मूले के यूज से क्या करेंगे? सबसे पहले आपको मैं अगर ये कहूं कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की पहले ऑर्बिट के अंदर आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? फॉर n = 1, जब हाइड्रोजन को, मेरी बात समझिएगा, ये हाइड्रोजन का अगर एक प्रोटॉन है और ये इसका फर्स्ट शेल है तो यहाँ n की वैल्यू 1 होगी, ये सेकंड शेल है यहाँ n की वैल्यू 2 होगी, ये थर्ड शेल है और यहाँ n की वैल्यू 3 होगी, एंड सो ऑन। जो आप लोग कहते थे कि हाइड्रोजन का एक शेल होता है या एक ऑर्बिट होता है, उसका मतलब यह है कि एक शेल या एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। हर एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब n = 1 में था तब इसकी कितनी बाइंडिंग एनर्जी थी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस ने या उस प्रोटॉन ने, जिसे हम न्यूक्लियस मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम का, उसने कितनी बाइंडिंग एनर्जी लगाई। तो आप n = 1 यहां पर रखिएगा जरा, तो आपके पास आंसर आएगा फर्स्ट शेल के अंदर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी लगाई। कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे कहूं कि n = 2 में, जब n = 2 आया तो आप यहां 2 का स्क्वायर रखेंगे 4, तो कितनी लगाई? -13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कहा n = 3 में, तो आपने कहा -13.6 अपॉन 9। मैंने कहा फोर्थ में n = जब आपने 4 लिया तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आई -13.6 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब तक आप n = इनफाइनाइट नहीं लेंगे तब तक 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर नहीं आएगा। तो मतलब अगर नंबर ऑफ शेल इंफिनिटी होता है तभी न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन से नहीं बन पाती। तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ n = इनफिनिटी पर बाइंडिंग एनर्जी 0 होती है और मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी नजदीक के शेल के अंदर होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल ना होता तो यहां z² भी होता। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 101%। चलिए अब जरा एक बात और डिस्कस करेंगे हम। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट शेल के अंदर इतनी आई थी, तो अगर फर्स्ट शेल से हमेशा हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो, मतलब आयोनाइज करना हो, बाहर ही निकाल देना हो, एक एनर्जी होती है जब आप इलेक्ट्रॉन को यहां देंगे वो फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट में जाएगा, इसे कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अगर यहां से आप डायरेक्ट उसे यहां भेजेंगे, इसे कहेंगे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। लेकिन अगर एक इतनी एनर्जी देंगे कि वो हमेशा के लिए आयोनाइज कर जाए, अपने एटम को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाए, तो आप उसे कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कम से कम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए? आपको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट शेल से, सेकंड से प्लस इतनी, थर्ड से प्लस इतनी, एंड सो ऑन। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेगेटिव साइन का मतलब ही ये होता है कि यहां बाइंडिंग एनर्जी है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच, जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आप मानते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा ग्राउंड स्टेट, एक्साइटिंग स्टेट, सेकंड एक्साइटिंग स्टेट, आयोनाइजेशन स्टेट, बाइंडिंग एनर्जी और फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट एनर्जी, सेकंड एक्साइटिंग स्टेट एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।